हाँ। हेलो गाइस, मैं हूँ शिवम और मेरा नाम है अनंत। एंड दिस इज द मानसरोवर तो आज पॉडकास्ट। राजेंद्र यादव की हम एक कहानी पढ़ेंगे। राजेंद्र यादव इज वन ऑफ द फर्स्ट अर्ली नई कहानी जो हिंदी में स्टार्ट हुई थी। 50 60 से स्टार्ट किया था लिखना उन्होंने, और उसके बाद काफी टाइम तक लिखते रहे। इनकी कहानी पे मूवीज भी बनी। बासु चटर्जी की पहली मूवी थी सारा आकाश। वो सारा आकाश इनके एक उपन्यास पे बनी थी। और काफी, ये सिर्फ सोशल इश्यूज पे नहीं लिखते थे, तो इनकी कहानियां आजादी के बाद जिस तरह के रिलेशनशिप रहे लोगों के परिवारों में, लवर्स में, उन सब के थोड़े, आई थिंक साइकोलॉजिकली ही यूज्ड टू गो इनसाइड दैट। सारा आकाश में भी वैसा ही है। जितना मैंने पूरा पूरा शायद बहुत पहले पढ़ा था, अब तो टाइम हो गया। बट आपने देखी है सारा आकाश? नहीं, पढ़ी है? नहीं, कोई आइडिया नहीं राजेंद्र यादव की कोई कहानी? नहीं, मैं तो शायद बल्कि पढ़ी हो। परिचय चाहता हूँ इनका। हाँ, तो परिचय एक्चुअली ऐसा है कि 1929 में इनका जन्म हुआ आगरा में। और वहीं से इन्होंने पढ़ाई की एमए तक, और टॉप किया एमए में। उसके बाद 1947 से उन्होंने लिखना स्टार्ट किया कहानियां। और कभी कोई नौकरी नहीं की। नौकरी कभी नहीं की। वाह। ऑलवेज वॉज एन इंडिपेंडेंट राइटर फ्रॉम द स्टार्ट। या इन्होंने अपने यूनिवर्सिटी में ज्ञानोदय में लिखा रहे। फिर उसके बाद प्रकाशन था, अक्षर प्रकाशन इनका था। और बहुत सारी कहानियां और बहुत सारे उपन्यास लिखे इन्होंने। और अनुवाद किए इन्होंने चेखव, तुर्गेनेव, टॉल्स्टॉय, लर्मांतो, स्टाइनबैक और एल्बर्ट कामू के इन्होंने ट्रांसलेशन भी किए वाह, हिंदी में। रूसी और फ्रांसीसी के भी ज्ञाता थे फ्रेंच। लगता है। हाँ, और यूएस भी स्टाइनबैक हाँ, भी स्टाइनबर्ग। थे, तो मतलब तो ही वाज अ वेल रेड हम्म। राइटर हिमसेल्फ। तो तो स्टाइनबर्ग आई पढ़ा हैव है? नॉट रेड। पढ़ा नहीं है, पढ़ना है मुझे। ग्रेप्स ऑफ रैथ। और रिसोरथ आपने कौन सी पढ़ी? ऑफ माइसन मैन। वही ऐसे ऑफ माई सन मैन। ऐसे निकाल के काट देगा, मतलब चीर ऐसे देगा। रौंद देगा पहले। लाइक इतना डार्क और इतना दुख दुख देने वाला। लाइक अ पोर्ट्रेट ऑफ ही रोट अराउंड व्हाट, द डिप्रेशन एरा। ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे लिखा था ग्रेट क्या? डिप्रेशन की कहानी। हाँ, डिप्रेशन एरा का। वाओ। ये- स्टाइनबैक। इस समय तो आई डोंट नो, अभी तो पढ़ के रिलेटेबल ही लगेगा। आई थिंक हमारा डिप्रेशन का एरा तो चल ही रहा है अभी भी। और क्लास के बट ऊपर बहुत लिखा है। या आई हैव नॉट रेड इट। क्लास के ऊपर बहुत लिखा है, क्लास डिवाइड के ओके। ऊपर। तो पसंद आएगा तुम्हें। पॉवर्टी एंड हम्म। ओके। स्टाइनबैक वाज अ ग्रेट मास्टर। एल्बर्ट कामू, क्या बात है। कामू को स्टाइनबैक। ट्रांसलेट किया है हिंदी हम में। तो कामू हिंदी में पढ़ना चाहूंगा यार मैं। आई वुड लाइक टू नो, हाँ, कि कैसा होगा। क्योंकि अब इनके अब मतलब क्या यू कैन है, सर्च। कामू हमने अंग्रेजी में ही पढ़ा है ऑब्वियसली, क्योंकि फ्रांसीसी तो आती ही नहीं। तो कामू तो हमने ऑलरेडी ट्रांसलेटेड पढ़ा है, मैंने जितना भी पढ़ा है। तो जब ट्रांसलेशन ही पढ़ रहा हूँ तो क्यों ना मैं अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में पढूं। अपनी भाषा में। हाँ। और अवेलेबल है तो लाइक हाँ। हमें पता नहीं होता कि ये सब, लेकिन पुराने जो भी फेमस राइटर्स हैं सब, काफी राइटर्स अनुवाद करते थे। हम्म। ये तो, लेकिन कभी पढ़े नहीं मैंने राजेंद्र यादव के। यू कैन आई थिंक सर्च कामों के ट्रांसलेटेड वर्क्स कौन से होंगे। जैसे हमने उनकी भी पढ़ी थी, कृष्ण बलदेव वैद, उन्होंने कितने ट्रांसलेट किए हम्म। हैं फिलोसफर्स। ठीक है। तो इनकी कहानी है छोटे छोटे ताजमहल। वैसे आगरा में पले बड़े हैं, तो हो सकता है इनके कुछ पर्सनल उसमें से निकली हो कहानी, लेकिन विल फाइंड आउट। चलिए। आई थिंक इट्स अ लव स्टोरी एंड मे बी इट्स अ ब्रेकअप स्टोरी। तो देखते हैं। छोटे छोटे ताजमहल। वो बात ना मीरा ने उठाई ना खुद उसने। मिलने से पहले जरूर लगा था कि कोई बहुत ही जरूरी बात है जिस पर दोनों को बातें कर ही लेनी है। लेकिन जैसे हर क्षण उसी की आशंका में उसे टालते रहे। बात गले तक आ आकर रह गई कि एक बार वो फिर मीरा से पूछे, क्या इस परिचय को स्थायी रूप नहीं दिया जा सकता? लेकिन कहीं पहले की तरह फिर उसे बुरा लगा तो। उसके बाद दोनों में कितना खिंचाव और दुराव आ गया था। पता नहीं क्यों ताजमहल उसे कभी खूबसूरत नहीं लगा। फिर धूप में सफेद संगमरमर का चौंधा लगता था, इसलिए वो उधर पीठ किए बैठा था।
लेकिन चौंधा मीरा को भी तो लग सकता है ना। हो सकता है उसे ताज सुंदर ही लगता हो। परछाई उधर यमुना की तरफ होगी, इधर तो सपाट धूप में झलझल करता संगमरमर है बस। इस तपते पत्थर पर चलने में तलुओं के झुलसने की कल्पना से उसके सारे शरीर में फुरहरी दौड़ गई। 3 साल बाद एक दूसरे को देखा था, देखकर सिर्फ मुस्कुराए थे, आश्वस्त भाव से। हाँ, दोनों हैं और वैसे ही हैं। मीरा कुछ निखर आई है, और शायद वो पता नहीं कैसा हो गया है। जाने कितने पूरे के पूरे वाक्य, सवाल जवाब उसने मीरा को मन ही मन सामने बैठाकर बोले थे, प्रतिक्रियाओं की कल्पना की थी, और अब बस खिसियाने ढंग से मुस्कुराकर ही स्वागत किया था। उस क्षण से ही उसे अपने मिलने की व्यर्थता का एहसास होने लगा था। जाने क्यों? क्या ऐसी बातें करेंगे वो जो अक्सर नहीं कर चुके हैं? साल 6 महीने में एक दूसरे के कुशल समाचार जान ही लेते हैं। उठे हुए घुटनों के पास लॉन की घास पर मीरा का हाथ चुपचाप रखा था। बस उंगलियां इस तरह उठ गिर रही थीं जैसे किसी बहुत नाजुक बाजे पर हल्के हल्के गूंजते संगीत की ताल को बांध रही हो। मीरा ने लोहे का छल्ला डाल रखा था, शायद शनि का प्रभाव ठीक करने के लिए। उसने धीरे से उसकी सबसे छोटी उंगली में अपनी उंगली हुक की तरह अटका ली, फिर हाथ उठाकर दोनों हथेलियों में दबा लिया था। फिर धीरे धीरे बातों की धारा फूट पड़ी। विजय का ध्यान गया। बड़ी बड़ी मूछों वाला कोई छोटा सा कीड़ा मीरा की खुली गर्दन और ब्लाउज के किनारे आ गया था। झिझक हुई, खुद झाड़ दे या बता दे। उसने अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। प्रवेश द्वार की सीढ़ियां झाड़ियों की ओट में आ गई थी, सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिख रहा था। हिचकिचाते हुए कैरम का स्ट्राइकर मारने की तरह कीड़ा उंगलियों से परे छटका दिया। नसों में सनसनाहट उतरती चली गई। उंगलियों से वो जगह यूं ही झाड़ दी मानो गंदी हो गई थी। मीरा उसी तन्मय भाव से अपनी सहेली के विवाह की पार्टी में आए लोगों का वर्णन देती रही। उसने कुछ नहीं कहा, ना वहां रखा विजय का हाथ हटाया। विजय ने एक बार फिर सशंक निगाहों से इधर उधर देखा और आगे बढ़कर उसकी दोनों कनपटियों को हथेलियों से दबाकर अपने पास खींच लिया। नहीं, मीरा ने विरोध नहीं किया, मानो वो प्रतीक्षा कर रही थी कि ये क्षण आएगा अवश्य। परछाइयां उभरी और फिर मुग्ध मुस्कुराहट की लहरों में बदल गई। एक अजब, बिखरती सी, सिमटी, धूप छाई मुस्कुराहट। विजय का मन हुआ रेगिस्तान में भटकते प्यासे की तरह दोनों हाथों से सुराही को पकड़कर इस मुस्कुराहट की शराब को पागल आवेग में पीता चला जाए, गट गट, और आखिर लड़खड़ाकर गिर पड़े। पतले पतले होठों में एक नामालूम सी फड़कन लरज रही थी। उस रोमानी बेहोशी में भी विजय को ख्याल आया कि पहले एक हाथ से मीरा चश्मा उतार ले, टूट ना जाए। तब उसने देखा, हरियाले फव्वारों जैसी मोर पंखियों के 2-3 पेड़ों के पीछे पूरे पूरे 2 ताजमहल चश्मे के शीशों में उतर आए हैं। दूधिया हाथी दांत के बने से 2 सफेद नन्हे नन्हे खिलौने। पता नहीं क्यों उसे ताजमहल कभी अच्छा नहीं लगा। ध्यान आया, अवांछित बूढ़े प्रहरी की तरह ताजमहल पीछे खड़ा देख रहा है। बातों के बीच वो उसे कई बार भूल गया था, लेकिन दांतों में अटके तिनके सा अचानक ही उसे याद आ जाता था कि वो उसकी छाया में बैठे हैं, जो महान है, जो विराट है, जो इतनी बड़ी इमारत, उसके समग्र सौंदर्य को एक साथ वो कभी कल्पना में ला ही नहीं पाया। एक एक हिस्सा देखने में कभी उसमें कुछ सुंदर लगा नहीं। लोगों के अपने ही मन का काव्य और सौंदर्य रहा होगा जो इसमें आरोपित करके देख लेते हैं। कभी मौका मिलेगा तो वो हवाई जहाज से ताज की सुंदरता के समग्र हो पाने की कोशिश करेगा। कई विहंगम चित्र इस तरह के देखे तो हैं, और तब सारे वातावरण के बीच कोई बात लगी तो है, मगर ये चश्मे के कांचों में झलमलाते, धूप में चमकते ताज, खिंचाव वहीं थम गया। उसने बड़े बेमालूम से ढंग से गहरी सांस ली और अपने हाथ हटा लिए, आहिस्ते से। नहीं, यहां नहीं, कोई देख लेगा। ये उसे क्या हो गया? सहसा मीरा सचेत हो गई। उमड़ती लाज छिपाने के लिए सक पकाकर इधर उधर देखा, कोई भी तो नहीं था।
पास वाली लाल लाल ऊंची दीवार पर अभी अभी राज मजदूर से लगने वाले मरम्मतिये लोग आपस में हंसी मजाक करते एक दूसरे के पीछे भागते गए हैं। बंदर की तरह दीवार पर भाग लेने का अभ्यास है। रविश के पास पड़ोस के लॉन में 2-3 माली पाइपों को इधर उधर घुमाते पानी लगा रहे थे। वो अब नहीं है, खाना खाने गए होंगे। मीरा ने बगल से साड़ी खींचकर कंधे का पल्ला ठीक कर लिया। फिर विजय ने अनमने भाव से घास का एक फूल तोड़ा और आंखों के आगे उंगलियों में घुमाने लगा। मीरा ने चश्मा उतारकर मुंह से हल्की सी भाप दी और साड़ी से कांच पोंछे। बालों की लटों को कानों के पीछे अटकाया और चश्मा लगाकर कलाई की घड़ी देखी। बड़ा बोझिल मौन आ गया था दोनों के बीच। विजय को लगा उन्हें कुछ बोलना चाहिए, वरना ये चुप्पी का बोझ दोनों के बीच किसी बहुत कोमल चीज को पीस देगा। हथेली पर यूं ही उस तिनके से क्रॉस और त्रिकोण बनाता हुआ वो शब्दों को ठेलकर बोला, तो फिर अब चलें? देर बहुत हो रही है। मीरा ने सिर हिला दिया। लगा जैसे वो कुछ कहते कहते रुक गई हो या प्रतीक्षा कर रही हो कि विजय कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा। फिर थोड़ी देर चुप्पी रही, कोई नहीं उठा। तब फिर उसने मरे मरे हाथों से जूतों के फीते कसे, अखबार में रखे संतरे और मूंगफली के छिलके फेंके, बैठने के लिए बिछाए गए रूमाल समेटे गए और दोनों टहलते हुए फाटक की तरफ चले आए। 3 का समय होगा। हाथ में घड़ी होते हुए भी उसने अंदाजा लगाया। धूप अभी भी बहुत तेज थी। एक आध बार गले और कनपटियों का पसीना पहुंचा। आते समय तो 12 बजे थे। उस वक्त उसे हंसी आ रही थी। मिलने का समय भी उन लोगों ने कितना विचित्र रखा है। जैसे इस समय से बहुत दूर खड़े होकर उसने दोहराया था, 12 बजे, जून का महीना और ताजमहल का लॉन। वो पहले आ गया था और प्रतीक्षा करता रहा था। उस समय कैसी बेचैनी, कैसी छटपटाहट, कैसी उतावली थी। ये समय बीतता क्यों नहीं? बहुत दिनों से घड़ी की सफाई ना हो पाई, इसलिए शायद सुस्त है, अभी तक नहीं आई। इन लड़कियों की इसी बात से सख्त झुंझलाहट होती है, कभी समय नहीं रखती। जाने क्या मजा आता है इंतजार कराने में। वो जानबूझकर उधर आने वाले रास्ते की ओर से मुंह फेरे था। उम्मीद कर रहा था कि सहसा मुड़कर उधर देखेगा तो पाएगा कि वो आ रही है, लेकिन 2-3 बार ऐसा कर चुकने के बाद भी वो नहीं आई। जब दूसरी ओर मुंह मोड़े रखकर भी वो कनखियों से उधर ही झांकने की कोशिश करता तो खुद अपने पर हंसी आती। अच्छा, सीढ़ियां उतरकर आने वाले 3 व्यक्तियों को की ओर वो देखेगा और अगर इसमें भी मीरा नहीं हुई तो ध्यान लगाकर किताब पढ़ेगा। जब आना हो आ जाए। 1, 2, 3। हो सकता है अगली वही हो। हिश, जाए जहन्नुम में नहीं आती तो। हाँ नहीं तो। अच्छा आओ। तब तक यही सोचें कि मीरा इन 3 सालों में कैसी हो गई होगी, कैसे कपड़े पहनकर आएगी, एक दूसरे को देखकर वो क्या करेंगे। हो सकता है आवेश में लिपट जाए, कुछ बोल ना पाए। उसके साथ ऐसा होता नहीं है, लेकिन कौन जाने उस आवेश में। आखिर जब वो आई तो वो उसे पास आते देख रहा था। हर बार वो उधर से निगाहें हटाने की कोशिश करता कि उसे यूं ना देखे, पास आने पर ही देखे और हठात मिलने की थ्रिल को महसूस करे। लेकिन वो देखता रहा था और निहायत ही संयत भाव से बोला था, नमस्ते मीरा जी। झेप कर मीरा मुस्कुरा पड़ी थी। धूप में चेहरा लाल पड़ गया था। फिर दोनों इस लॉन में आ बैठे थे, ऐसे अचंचल, ऐसे आवेशहीन, जैसे रोज मिलते हो। मैंने सोचा तुम शायद ना आओ, याद ना रहे। आपने लिखा था तो याद कैसे नहीं रहता, लेकिन टाइम बड़ा अजब है। हाँ, शरद पूर्णिमा की चांदनी रात तो नहीं है। अपने मजाक पर वो खुद ही व्यर्थता महसूस करता गंभीर बनकर बोला, इस वक्त यहाँ जरा एकांत होता है। सचमुच अजब टाइम था। मीरा के साथ एक एक कदम लौटते हुए उसने सोचा, दोपहर की धूप और 2 प्यार करते प्राणी। प्यार करते प्राणी, उसने फिर दोहराया। ये प्यार था? जैसे बरसों मिलने वाले वो 2 मित्र हों, जिनमें बात करने के विषय चुक गए हों। सफेद संगमरमर पर धूप पड़ रही थी, चौंधा था, इसलिए उधर पीठ कर ली थी। रह रहकर झुंझलाहट आती। किस शाप ने हमारे खून को जमा दिया है? ये हो क्या गया है हमें?
कोई गर्मी नहीं, कोई आवेश और कोई उद्वेग नहीं। क्या बदल गया है इसमें? हाँ, मीरा का रंग कुछ खुल गया है, शरीर निखर आया है। लौटते समय भी उसकी समझ में नहीं आया कि ये बोझ, ये खिंचाव क्या है। दोनों यूं ही घास में काटी हुई लाल पत्थरों की जाली पर कदम कदम टहलते हुए सीढ़ियों तक जाएंगे। फाटक में बैठे हुए गाइडों और दरबानों की बेधती याचक निगाहों को बलपूर्वक झुठलाते बजरी पर चरचर चरचर करते हुए तांगे या रिक्शा में जा बैठेंगे। और एक मोड़ लेते ही सब कुछ पीछे छूट जाएगा। कल वो लिखेगा, मेरी मीरा, कल के मेरे व्यवहार पर तुम्हें आश्चर्य हुआ होगा, हो सकता है बुरा भी लगा हो, लेकिन लेकिन और फिर चश्मे के कांचों में झांकता ताजमहल साकार हुआ है। तुम्हारी पलकों पर तैरते 2 ताजमहल। कितना सुंदर वाक्य है, ये तो नई कविता हो गई। टैगोर ने देखा होता तो काल के गालों पर ढुलक आई आंसू की बूंद कभी न कहते। कहते, गालों पर ढुलक आए आंसुओं में झांकते ताजमहल की रुपहली मछलियों सी परछाइयां। लेकिन मीरा की आंखों में तो से नमी का भी आभास नहीं हुआ था। कितने जड़ हो गए हैं हम लोग भी आजकल। वो कल वाले पत्र में लिखेगा, हक्सले की नकल नहीं कर रहा। हक्सले हक्सले की नकल नहीं कर रहा। जाने क्यों, मुझे ताजमहल कभी खूबसूरत नहीं लगा, लेकिन पहली बार जब मैंने तुम्हारी पलकों पर ताज की परछाई देखी तो देखता रह गया। पिछले दिनों की एक अजब सी बात मुझे याद हो आई। उस क्षण, अरे हाँ, अब याद आया कि क्यों वो अचानक यूं सुस्त हो गया था। उस बात को भी कभी भूला जा सकता है? हाँ, मेरे लिए तो वो बात ही थी। वो लिखेगा, उसे लगा मन ही मन वो जिसे संबोधित कर रहा है, जिसे पत्र लिख रहा है, वो साथ साथ चलने वाली ये मीरा नहीं है। वो तो कोई और है, कहीं दूर, बहुत दूर। वही मीरा तो उसकी असली बंधु और सखा है। ये ये इससे तो जब जब मिला है इसी तरह उदास हो गया है। लेकिन उस मीरा से मिलने का आकर्षण इसको इसके पास खींच लाता है। इसकी तो जाने कितनी बातें हैं जो उसे कतई पसंद नहीं। जैसे वो याद करने की कोशिश करने लगा, जैसे उसे क्या क्या पसंद नहीं है। जैसे इस समय उसे इसी बात पर झुंझलाहट आ रही है कि मीरा नीचे बनी जाली के पत्थरों पर ही पांव रखकर क्यों नहीं चल रही, बीच बीच में घास पर पांव क्यों रख देती है। और इस सब के पार दोनों कान लगाए रहे कि दूसरा कुछ कहे। एक बात सोचकर सहसा वो खुद ही मुस्कुरा पड़ा। जब वो लोग बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, समझो 40-50 साल के, तो हंस हंस कर कैसे दूसरों को अपनी 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 बेवकूफियां सुनाया करेंगे। कैसे वो लोग छुप छुप कर ताजमहल में मिला करते थे। 4-5 साल हो गए होंगे उस बात को। उसके मन के भीतरी स्तरों पर पत्र चलता रहा। ये सब वो उस पत्र में लिखेगा नहीं। वो सिर्फ उस बहाने में क्रमबद्ध शब्दों में उस सारी घटना को याद करने की कोशिश कर रहा है। वो, देव, राका जी और मुनमुन इसी तरह तो लौट रहे थे। चुपचाप, उदास और मनहूस सांझ थी, इसलिए परछाइयां खूब लंबी लंबी चल गई थी। अच्छी तरह याद है, सितंबर या अक्टूबर का महीना था। कॉलेज से आकर चाय का कप होठों से लगाया ही था कि किसी ने बताया, आपको कोई साहब बुला रहे हैं। वो अनखा कर उठा। कौन आ गया इस वक्त? अरे आप पहचाना या नहीं आपने? अरे साहब खूब, आपको नहीं पहचानूंगा। लेकिन सचमुच उसने नहीं पहचाना था। देखा जरूर है कहीं, शायद देखा जरूर है कहीं, शायद कलकत्ता में। ऐसा कई बार हुआ है। लेकिन वो भरसक ये जताने की कोशिश करता है कि पहचान रहा है और बातचीत से परिचय के सूत्र पकड़कर याद करने की कोशिश करता है। आइए ना भीतर। नहीं मिस्टर माथुर, मैं बैठूंगा नहीं। गली के बाहर मेरी वाइफ और बच्चे खड़े हैं। उन्होंने क्षमा चाहने के लहजे में कहा। आप कुछ कर रहे हैं क्या? लेकिन उन्हें वहां यहीं बुला लीजिए ना। नहीं देखिए, ऐसा है कि हम लोग जरा ताज देखने गए थे। याद आया आप भी तो यहीं रहते हैं। जगह याद नहीं थी, सो 1-1.5 घंटे भटकना पड़ा। खैर, आप मिल गए। अब अगर कुछ काम ना हो तो बात ऐसी है कि हमें आज ही लौट जाना है। वो सीढ़ी पर एक पांव रखे खड़े थे। आप किसी तरह के संकोच में ना पड़िए, पांव में चप्पल डालिए और चले आइए। गली के बाहर गाड़ी खड़ी थी। पीछे का दरवाजा खुला था और उसको पकड़े पिछले मडगार्ड से टिकी एक महिला खड़ी थी।
गहरी हरी बेंगलोरी रेशम की साड़ी, बंगाली ढंग का चौड़ा चौड़ा जूड़ा और बीचों बीच जगमग करता अटपहलू रुपहला सितारा। मडगार्ड पर छोटा सा 4-5 साल का बच्चा फिसलते जूतों को जैसे तैसे रोके बैठा था। दोनों बाहों से उसे संभाले हुए वो उसकी कलाई पकड़े छोटी सी उंगली से धूल लदे मडगार्ड पर लिखा रही थी TAJ। जूतों की आवाज से चौंक कर मुड़ी और स्वागत में मुस्कुराई। बच्चे को संभाल कर उतारा, फिर दोनों हाथ जोड़ दिए। फिर खुद ही बोली, देखिए आपसे वादा किया था कि हजरत आ ही नहीं रहे थे। वो बीच में ही बात काट कर बोले, फिर सहसा बोले, अच्छा राका, अब बैठो, वरना अंधेरा हो जाएगा तो देखने का भी मजा नहीं रहेगा। राका, राका, हाँ कुछ याद तो आ रहा है। ड्राइवर के बगल में बैठकर उसने एक आध बार घूम कर देखा, जैसे यहीं कहीं उनका नाम भी लिखा मिल जाएगा। कैसे हैं? बहुत दिनों बाद मिले हैं। याद है आपको कलकत्ता में हम लोग मिले थे? उस दिन हम लोगों ने आपको कितनी देर कर दी थी। सुनहरा रंग, कानों में गोल कुंडल, बहुत ही बेमालूम सी लिपस्टिक, साड़ी का पल्ला साधने के लिए खिड़की पर टिकी हुई कोहनी। अरे हाँ, अब याद आया, इनसे तो मुलाकात बड़े अजब ढंग से हुई थी। न्यू मार्केट के एक रेस्टोरेंट में बैठकर वो शौकिया अपनी अपनी संगीत कला का प्रदर्शन करने वालों को देख रहा था। फिर जाने क्या मन में आया कि खुद भी उठकर माउथ ऑर्गन पर देर तक सिनेमा के गीतों की धुनें निकालता रहा। उस छोटे से मंच से हटकर जिस मेज पर वो बैठा था, उसी पर बैठे थे ये लोग, ये राका जी और मिस्टर देव। सचमुच आपने बहुत ही सुंदर बजाया, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, देव ने उसके बैठते ही कहा था। रुमाल से बाजे को अच्छी तरह पहुंचकर जेब में रख ही रहा था कि चौंक गया। राका के चेहरे पर प्रशंसा उतर आई थी और यूं ही कप के ऊपर हथेली टेके वो एकटक मेज को देख रही थी। आपकी चाय तो पानी हो गई होगी, और मंगाए देते हैं। बेरा सुनो इधर। उसके मना करने पर भी चाय और आई। छुट्टियों में घूमने आए हैं? अच्छा, कैसा लगा कलकत्ता आपको? जी हाँ, गंदा तो है बंबई के मुकाबले, लेकिन एक बार मन लग जाने पर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर प्रशंसा, कृतज्ञता का आदान प्रदान, परिचय और रात देर तक उनके लोअर सर्कुलर रोड के फ्लैट पर बातें, खाना, कॉफी और संगीत। राका को सितार का शौक है। देव किसी विदेशी कंपनी के इंचार्ज मैनेजर हैं। मैनेजर की संगति में विदेशी सिम्फनियां पसंद करते हैं। उसका माउथ ऑर्गन सुनने के बाद राका जी ने सितार सुनाया था और फिर देव निहायत ही खूबसूरत प्लास्टिक के लिफाफों में बंद और 8 घंटे चलता था और उसमें 3-3 कंपोजिशंस थे। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया था, लेकिन वो बैठा लिफाफों पर लिखे हुए परिचय और संगीतज्ञ की तस्वीर को जरूर गौर से देखता रहा था। कोई चियाकोव्स्की या कुछ बेंगर था जिसका नाम वो बार बार लेते थे। एक एक रिकॉर्ड 40-50 रुपए का था। बीच बीच में कभी जरूर आएंगे आगरा, बहुत बचपन में एक बार देखा था, शायद दिमाग में जो नक्शा है उससे मेल ही ना खाए। शादी के बाद एक बार देखने का प्रोग्राम बहुत दिनों से बना रहे हैं। ये तो हर छुट्टी में पीछे पड़ जाती है। जी नहीं, इन्होंने नहीं देखा, इधर ही रहे इनके फादर वगैरह सब। अब तो आप वहां हैं ही। उस दिन दोनों देरी के लिए रास्ते भर क्षमा मांगते हुए अपनी गाड़ी पर ही विवेकानंद रोड तक छोड़ने आए थे। रास्ते भर बातचीत की टुकड़े, सितार की गूंज और सिम्फनी की कोई डूबती सी लहराती दर्दीली कराह उसे अभिभूत किए रही। कैसे अजीब ढंग से परिचय हुआ है, कितना सुखी जोड़ा है। उसे बहुत ही खुशी हुई थी। बच्चा बाद में आया, नाम है मुनमुन। देव बता रहे थे, नुमाइश में हमारा स्टॉल आया है ना, सो हम लोग भी दिल्ली आए। सोचा इतने पास से यूं बिना देखे लौटना अच्छा नहीं है, आपको यूं ही घसीट लाए। कोई काम तो नहीं? नहीं नहीं, जल्दी से कहा। उसे और तो सब बातें याद आ रही थी, लेकिन ये याद नहीं आ रहा था कि इन मिस्टर देव के आगे पीछे क्या लगता है। बड़ी बेचैनी थी, कैसे जाने। बस मुलाकात के आपने खूब याद रखा। सोचा उस मुलाकात में ऐसी कोई खास बात भी तो नहीं थी। जब भी हम लोग ताज की बात करते, आपकी बात याद आ जाती, और कोई दिन ऐसा नहीं गया जब ताज की बात ना आई हो। फिर राका जी की ओर देखकर खुद ही बोले, आज हमारे विवाह को 7वां वर्ष पूरा हुआ है। आपके सामने ये मुनमुन नहीं था। मुनमुन,
तुमने अंकल जी को नमस्ते नहीं किया। कहो अंकल जी, आज हमारे पापा डैडी के विवाह की 7वीं वर्षगांठ है। राका जी उसके हाथ जुड़वाती बोली। बहुत ही शैतान है। मुझे दिन भर ख्याल रखना पड़ता है कि किसी दिन कुछ कर कर आना ले। तब तो आपको बधाई देनी चाहिए। लेकिन इस सब के पार विजय को लगा कहीं घुटन है जो अदृश्य कोहरे की तरह गाढ़ी होती हुई छाई है। रहा नहीं गया। पूछा, आप कुछ सुस्त हैं? तबीयत? नहीं जी। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर एक क्लिप ठीक किया और स्वस्थ ढंग से मुस्कुराने का प्रयत्न करके कहा, गाड़ी में बैठे बैठे 5 घंटे हो गए। 1 घंटे से तो यहीं आपको ही खोज रहे हैं। सचमुच बहुत ज्यादती है ये तो आपकी। कृतज्ञ भाव से बोला, कम से कम मुंह हाथ तो धो ही लेती राका जी। सब ठीक है, लौटना भी तो है ना आज ही। फिर सभी ने खूब घूम घूम कर ताज देखा था। मुनमुन का एक हाथ देव के हाथों में था और एक राका जी के। कभी कभी तो तीनों आपस में ही ऐसे व्यस्त होकर खो जाते कि विजय को लगता वो बेकार ही अपनी उपस्थिति से इनके बीच विघ्न बन रहा है। ऊपर इमारत के सफेद काले चबूतरे पर देव बड़ी देर तक पैसा लुढ़काकर उसके पीछे भागते और बच्चे को खिलाते रहे, और विजय के साथ राका जी जालियों की बनावट, दरवाजे पर लिखी कुरान की आयतें और बूटों की नक्काशी देखते रही। सांझ की पीली पीली सुहानी धूप थी। लौनों की नरमी सांवली हो आई थी। मोरपंखी और चौड़े चौड़े ताड़ जैसे पत्तों के गुंबदाकार कुंज मोमबत्ती की हरी सुनहली लौ जैसे लगते थे। जैसे आनंद में फूले फूले कबूतर हों और अभी हुलसकर फुरहरी लेंगे तो चिंगारियों की तरह सुर्ख फूल इधर उधर बिखर पड़ेंगे। वो लोग भीतर कब्रों के पास अपनी आवाज गुंजाते रहे। कैसी लरजती सी तैरती चली जाती है, जैसे बहुत ही महीन रेशों का बना हुआ, घड़ी में लगे वॉल स्प्रिंग की तरह कि बड़ा सा वर्तुलाकार कुछ है जो कभी सिकुड़कर सिमट उठता है। देव की आवाज थी, राका, राका, राका। एक दूसरे पर चढ़ते चले जाते शब्द, दूर खोते हुए किन्हीं अनजानी घाटियों की तलहटियों में। मुनमुन, मुनमुन, मुनमुन। देव देर तक डूबे हुए इस खेल को खेलते रहते। लगता था उनके भीतर है कुछ जो इस खेल के माध्यम से अभिव्यक्ति पा रहा है। वो राका या मुनमुन का नाम ले लेते और देर तक अंधेरे में इन शब्दों को डूबता खोता देखते रहते, जैसे हाथ बढ़ाकर उन्हें वापस पकड़ लेना चाहते हैं। उन्हें कब्रों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बड़ी देर बाद, बहुत मुश्किल से, जब वो उस वातावरण से टूटकर बाहर निकले तो बहुत उदास और खोए खोए थे। विजय के पास से मुनमुन को लेकर जोर से उसे छाती से भींच लिया। बाहर निकलकर आए तो देखा कि नदी किनारे वाली बुर्जी के पास राका जी चुपचाप दूर शहर और लाल पुल की ओर देखती खड़ी हैं। सिंदूरी आसमान के गहरे सलेटी बादल नदी के चौखटे में वाटर कलर की तरह फैल गए हैं। बुर्जी से लेकर बीच के मकबरे तक चबूतरे की काली सफेद शतरंजी को सिमटती धूप ने तिरछा बांट लिया है। हवा में साड़ी उनके शरीर से चिपक गई है और कानों के ऊपर की लटें उछृंखल हो आई हैं। देव बहुत देर तक उन्हें यूं ही देखते रहे, जैसे उन्हें पहचानते ही ना हो। और उस सारे वातावरण में, सफेद पत्थर के उस विराट कैद खाने में, जैसे किसी अभिशप्त जलपरी को यूं भटकने के लिए छोड़ दिया गया हो। ये जगह, ये वातावरण है ही कुछ ऐसा। विजय ने अपने आप से कहा और जानबूझकर दूसरी तरफ हटाया। शायद राका जी मुमताज के प्रेम की बात सोच रही हूँ, अपने मरने के बाद अपनी ऐसी ही यादगार चाहती हूँ, या कुछ भी ना सोच रही हूँ। बस पुल से गुजरती रेल की खिड़की से झांकती हुई ताज को देखकर सौंदर्य और कल्पना की स्तब्ध ऊंचाइयों में खो गई हूँ। अपनी छाती तक ऊंची पीछे की दीवार से मुनमुन नदी की ओर झांकता हुआ हाथ हिला हिलाकर नीचे जाते बच्चों को बुला रहा था। कौवे कांव कांव करने लगे थे। मुनमुन के पास वो संगमरमर की दीवार पर झुककर हथेलियां टेके सामने की धारा और पेड़ों की घनी पातों को देखता रहा। जाने कब देव भी बराबर ही आकर खड़े हो गए, काफी दूर हटकर उसी तरह बुर्जी के पास झुकी राका जी, हवा में फहराती साड़ी को एक हाथ से पकड़कर रोके हुए। भीतर की आवाज और गूंज को सुनकर बड़ी अजब सी अनुभूति होती है ना, जैसे जाने किन वीरान जंगलों और पहाड़ों में आपका कोई बहुत ही निकट का आत्मीय खो गया है और आपकी निष्फल पुकारे टूट टूट कर उसे गुहारती चली जाती है।
चली जाती हैं और खो जाती हैं। ना वो आत्मीय लौटता है और ना आवाजें, जैसे युगों से किसी की भटकती आत्मा उसे पुकार रही हो। और वो है कि गूंजों और झाइयों में ही खुल खुलकर बिखर जाता है, डूब जाता है, विलंबता है और साकार नहीं हो पाता। नदी में ताज की घनी घनी परछाई लहरों में टूट टूट कर जाती थी। अनजाने ही देव की आंखों में आंसू भराए। ऐसा ही होता है, ऐसे वातावरण में ऐसा ही होता है। विजय ने अपने आप से कहकर मानो स्थिति को शब्द देकर समझना चाहा। जब कोई किसी को बहुत प्यार करे और फिर ऐसी खूबसूरत मनहूस जगह आ जाए, तो कुछ ऐसी ही अनुभूतियां मन में आती हैं। अभी लॉन पर चलेंगे, मुनमुन के साथ किलकारियां मारेंगे, सब ठीक हो जाएगा। देव ने सुना और गहरी सांस लेकर बड़ी कातर निगाहों से विजय की ओर देखा। कुछ कहते कहते रुक गए और दोनों चुपचाप ही टहलते हुए सामने की ओर आ गए। मुनमुन राका जी के पास चला गया था। नीचे की सीढ़ियां उतरते उतरते सहसा ही देव ने विजय के कंधे पर हाथ रख दिया था। कुछ कहने को होंठ कांपे। आपको पता है मिस्टर विजय? विजय स्वर और मुद्रा से चौंक गया था। नहीं नहीं, कुछ नहीं। ऊपर हरी साड़ी की झलक दिखी और फिर दोनों सीढ़ियां उतर आए। जूते पहनते हुए बोले, आपको ताज्जुब तो बहुत होगा कि हम यूं अचानक आपको लेवा लाए। नहीं तो इसमें ऐसी क्या बात है? विजय ने शिष्टता से कहा। हाँ, बात कुछ नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। फिर गहरी सांस। अब विजय को लगा कि सचमुच कोई बहुत बड़ी बात है जो देव के भीतर से निकलने के लिए छटपटा रही है। तब पहली बार उसका ध्यान इस स्थिति की विचित्रता की ओर गया। बीच के चबूतरे तक दोनों बिल्कुल चुप रहे। चबूतरे के खूबसूरत कोनों वाले हौज में आग लग गई थी। गहरे सांवले आसमान में लाल लाल गुलाबी बादलों के बगुले उतर आए थे। उल्टे ताज की परछाई दम तोड़ते सांप सी इनके कदमों पर फन पटक पटक कर लहरा रही थी। धूप ऊपर बुर्जियों पर सिमट गई थी। उस पर आंखें टिकाए देव बड़ी देर तक यूं ही देखते रहे। सामने मुनमुन को लिए राकाजी चली आ रही थी, लेकिन जैसे कोई किसी को नहीं देख रहा। हाँ, विजय कभी उसे और कभी इसे या मशक लेकर आते भिश्ती को देखता रहा। टप टप बूंदों की सर्पाकार लाइनें उसकी उंगलियों से टपक रही थी। बड़े साहस से शब्दों को धकेल धकेल कर देव बोले, ये सारी स्थिति, ये ये टूट जाने की हद तक आ जाने वाला चरमराता तनाव, मौत के पहले के ये कह कहे, औपचारिकता का ये बर्फीला कफन, शायद हम में से कोई इसे अकेला नहीं सह पाता। कोई एक चाहिए था जो इसकी ओर से हमारा ध्यान हटाए रखे, इस समाप्ति का गवाह बन सके। मैं समझ नहीं सका मिस्टर देव, घबराकर विजय ने पूछा। बूटों के दोनों पंजों पर जरा सा मचक कर देव निहायत ही इत्मीनान से धीरे से हंसा। आप आप विजय साहब, ये हमारी आखिरी संध्या है। और विजय के कुछ पूछने से पहले ही उन्होंने कह डाला, मैंने और राका ने निश्चय किया है कि अब हम लोगों को अलग ही हो जाना चाहिए। दोनों तरफ से शायद सहने की हद हो गई है। नसों का ये तनाव मुझे या उसे पागल बना दे, या कोई ऐसी वैसी बेहूदगी करने पर मजबूर करे। इससे अच्छा हो कि दोनों अलग ही रहें। चाहे तो वो किसी के साथ सेटल हो जाए। वो मुनमुन को रखना चाहती है, रखे। वैसे जब भी वो उसे बाधक लगे, निसंकोच मेरे पास भेज दे। विजय का सर भन्ना उठा। वो चुपचाप हौज की गहराई में तड़पती ताज की परछाई पर निगाहें टिकाए रखा। लेकिन आप दोनों, विजय ने कहना चाहा। देव ने हाथ फैलाकर रोक दिया। वो सब हो चुका, सारी स्थितियां खत्म हो गई। हमने तय किया कि क्यों ना अपनी अंतिम संध्या हंसी खुशी काटें।
मित्र बने रहकर ही हंसते हंसते विदा लें। फिर कुछ देर चुप रहकर कहा, राका की बड़ी इच्छा थी कि ताज देखे। शादी की पहली रात उसने चाहा था कि हनीमून यहीं हो, लेकिन लेकिन फिर हाथ झटक दिया। अजब संयोग है ना। लेकिन लेकिन विजय को लगा था जैसे किसी डैम की रेलिंग पर झुका खड़ा है और नीचे से लाखों टन पानी धाड़ धाड़ करता गिरता चला जा रहा है और गिरता चला जा रहा है, और उसका सर चकरा उठा। नहीं, उससे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। ये सब तो सिर्फ वो कल्पना कर रहा है। कहीं ऐसी अविश्वसनीय बात। ध्यान उसका टूटा देव की आवाज से। उसे रोको राका, माली वगैरह मना करेंगे। नहीं मुनमुन। स्वर बहुत मुलायम था, और फिर देव ने दौड़कर प्यार से मुनमुन को दोनों बाहों में उठा लिया और उसके पेट में अपना मुंह गड़ा दिया। मुनमुन खिलखिलाकर हंस पड़ा। आंखों में लाड़ भरे राका जी मुस्कुराती रही। नहीं, अभी जो कुछ उसने सुना था वो इन लोगों के आपसी संबंधों के बारे में नहीं था। हो नहीं सकता। बहुत बार विजय ने राका जी का चेहरा देखना चाहा, लेकिन लगा वो इधर उधर के सारे वातावरण को ही पीने में व्यस्त है। चिड़िया चहचहाने लगी थी। इन्हीं जालियों पर इसी तरह तो वे लोग चल चल रहे थे कि पास आकर धीरे से देव ने कहा था, राका से कुछ मत पूछिएगा। क्या पूछेगा वो राका जी से? सॉरी आपको यूं घसीट लाए हम लोग। और इस बार कातर निगाहों से देखने की बारी विजय की थी। इतना गलत समझते हैं आप। 4-5 साल हो गए, लेकिन बात कितनी ताजी हो आई है। वो, देव, राका जी और मुनमुन इसी तरह तो लौट रहे थे, चुपचाप, उदास और मनहूस। सांझ का बजरा रात का किनारा छूने लगा था, जैसे किसी वर्षों की तूफानी यात्रा से वे तीनों लौट कर आ रहे हों। पेड़ों और इमारतों की परछाइयां खूब लंबी लंबी चौड़ी धारियों की तरह पीछे चली गई थीं। कुंजों और लॉन की हरियालियां अजब टटकी टटकी हो उठी थी। हरियाली के सुरमई धुंधले कांच पर सफेद फूल छिटक आए थे। मीरा के चश्मे के कांचों में झांकती परछाई को देखकर जाने क्यों उसे वही याद ताजी हो गई थी। वही ताज जो उस दिन हौज में मानो आसमानी जॉर्जेट के पीछे से झांक रहा था और अपने आप से लड़ते हुए देव उसे बता रहे थे। आज अगर देव होते तो क्या जवाब देता? तो क्या वो भी उसी तरह अलग हो रहे हैं? सहसा चौंक कर उसने मीरा को देखा। उसे लगा जैसे उसने कुछ कहा है। कुछ कह रही थी क्या? मैं? नहीं तो। फिर वही मौन और घिसटती उदासी का कंबल। लगा जैसे कोई मुर्दा क्षण है जिसका एक सिरा मीरा पकड़े है और दूसरा वो, और उसे चुपचाप दोनों रात के सन्नाटे में कहीं दफनाने लिए जा रहे हैं। डरते हैं कि किसी की निगाह न पड़ जाए, कोई जान न ले कि वो हत्यारे हैं। कहीं किसी झाड़ी के पीछे इस लाश को फेंक देंगे और खुशबूदार रुमालों से कसकर खून पोंछते हुए चले आएंगे। भीड़ में खो जाएंगे। जैसे एक दूसरे की ओर देखने में डर लगता है। कहीं आरोप करती आंखें हत्या स्वीकारने को मजबूर न कर दें। बाहर वो दोनों तांगा लेंगे। झटके से मोड़ लेता हुआ तांगा ढाल पर दौड़ पड़ेगा और ताजमहल पीछे छूटता जाएगा। और फिर अच्छा कहकर सूखे होठों के भरे स्वर पर मुस्कुराहट का कफन लपेटकर दोनों एक दूसरे से विदा लेंगे। रिएक्शंस। बहुत डार्क यार, आर्थ, दिल झल्लाने वाला, तोड़ने वाला। वाह, खूबसूरत लिखा गया है। बहुत। आई डू नॉट नो कि ऐसा टर्न लेगी। हम्म। he'll he'll go for
a memory of someone else's separation yeah. and उसको parallel अपने not even separation, it's just so जैसे well, again, it's not a literature that is not relatable. Like it's so relatable in every sense. Yeah. Person you talk to on phone, person you message and text, and the person you meet. Yeah, it's so different. And even जब वो बात करते हैं कि ताज में वो उसे क्यों लेकर आए विजय को, I mean, isn't that what third wheeling is? Like जब दो लोगों को अपना भार नहीं उठता है तब आप किसी को लेके चलते हैं साथ में. That's just so real. इतना सही है वो कि उन दोनों से कहीं ना कहीं ये भी, हाँ, ताजमहल कभी पसंद नहीं आया उसको. He keeps repeating that. मनहूस. And the way उसमें I mean जो लिखा है लास्ट में, like कि कैसे मुस्कुराहट का कफन कहकर, कैसे वो जैसे एक लाश दफनाने जा रहे हैं, फिर वो अच्छा कहकर, like oh my god, कि वो कैसे वो एक भार होता है, एक बोझ होता है, चुप्पी का बोझ. I felt this, like meeting someone after a long time, talking to them for a, like when you have not seen that person, आप उससे बात भी कर रहे हो कभी कभार बीच में, लेकिन आप जब मिलते हो और फिर वो बातें कहीं गायब हो जाती हैं. ऐसा लगता है कि दुनिया भर की बातें थी करने को और अब कोई बात नहीं मिल रही है. कुछ कुछ हो जाता है. There is something weird about that. Like what do you say that is? आपको हुआ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस sometimes? यार ये तो is a classic case of expectation versus reality ना. हम अपने दिमाग में जो प्यार करते हैं या किसी को भले ही पेडेस्टल पे चढ़ाना है या जो भी है, लेकिन जो हमारे दिमाग में प्यार होता है वो बहुत अलग होता है उस इंसान से. और जो इंसान की इमेज होती है हमारे दिमाग में वो बहुत अलग रहती है उस इंसान से. और ऑब्वियसली जब हम सच का सामना करते हैं तो इट इज अ स्टार्क कंपैरिजन that we can see, and most of the times it leads to disappointment. And आपने जो अपने दिमाग में बना लिया है एक image, often the other person can't live up to that, and like this is nobody's fault. I mean, we all do it, right? हम किसी के बारे में सोचते हैं और obsess हो जाते हैं और फिर इतना उन्हें चढ़ा लेते हैं कि फिर उनकी छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेशन होती है कि भाई मार्बल पे क्यों चल रही है और घास पे क्यों नहीं चल रही है. और the other way around actually. I think वो जो हमारे दिमाग में like एक पूरी दुनिया का एक मॉडल होता है, like जो हमें पता है. जैसे मेरे दिमाग में आप कुछ हैं, आप ऐसे हैं या वैसे हैं. It has formed due to all the conversations and all the times I have been with you. So there is a certain Anant Nath Sharma in my mind, which is not the Anant Nath Sharma in your mind. And I also have a Shivam Sharma in my mind, which probably is different from your Shivam Sharma. Like वो हमारे दिमाग में हर किसी का एक मॉडल तो है ही. So that is just how we function. कि हम हमेशा we will create an image of the person we want to be with, and when there is something, जब आप प्यार या फिर ऐसा कुछ infatuation या which could be driven to other physical and mental needs, और वो सब हमारा, there's a body behind it, there's a whole hormonal stuff and genetics behind it. So you do tend to project, and you would want to create a person that you want to be with, even if that person is not that person. You would always want to create it. So the people who actually, I don't know, remain together successfully, I think they keep updating that person in their mind. They don't just have like, it is yeah, very, you have to, otherwise there's no way. Yeah. There's no way. I mean, it starts with an image. It starts with an image of the other person. I mean, that is, I think, almost always how it starts.
and then And it's not the person at all. it's not Definitely, the it's person at very all. far And away from the अगर person. आपको फिर वो रखना Yeah. है तो आपको you have to and obviously adjusting and compromise जैसे शब्द उसमें डाले जाते हैं, लेकिन I don't think it's as bad it is made out to be, or the whole That is idea. how it should happen. Yeah, Adjusting and it's compromise quite is just natural. updating that image of the relationship, the updating the through whole the idea reality. कि मैं I am like this, and I have this image in my head, and the other person should fit, and they should accept me as I am. It's quite futile, it's quite juvenile, if you ask me. I think it is going like it is like you are first creating Taj Mahal in your mind and then expecting कि ताज महल कहीं बना बनाया मिल जाएगा. Hmm. ऐसे नहीं मिलेगा. आपने अगर दिमाग में बनाया तो यू हैव टू, पहली बात तो दुनिया में nobody is there like that. I think that is just the worst way of living or expecting, or I think वो हमें और स्टार्टिंग ऐसी होती है, शुरुआत यही होती है कि एज इन आई थिंक थ्रू द एज यू रियलाइज कि देयर आर, ताजमहल बना हुआ है, तुम्हारे दिमाग में अगर कुछ है तो वो तुम बना सकते हो, लेकिन ताजमहल जो है तुम्हें उसी को अप्रिशिएट करना पड़ेगा. यू कांट गो एंड से कि अब ताजमहल में एक दीवार यहाँ से मुझे वो वाली मीनार लगा दो, चार मीनारें ठीक नहीं लगी. यू कांट डू दैट टू पीपल एंड यू शुड नॉट डू दैट टू पीपल. पीपल आर पीपल. I am me, you are you, someone is someone. You have to see and fall in love with what they are rather than whatever you think someone should be, I think. I Very would complex, I actually go guess. one step further and say, um, it is not necessary to love somebody as they are, or on their face value. Just like you don't love yourself unconditionally, unconditional love जैसी नहीं होती है चीजें. It's, for me personally, I think it's a good gold standard to hold someone up to, is if you see potential of that person uh, matching your expectations, and there will, मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 100% आपकी एक्सपेक्टेशन से कोई मैच हो जाए, लेकिन इफ यू सी अ लिटिल पोटेंशियल, even a little potential, then I think it's a chance worth taking, and it's worth worth investing in your time and your emotions into that. अगर आप वो potential देख रहे हैं, I think more than them fitting into the bill that you have, अगर आप उनमें वो spark है, तो I think that's a Mhm. good starting point to base anything on. Yep. But मुनमुन होने के बाद भी राकेश जी और देव, that also happens all the time. किचन That होगी is उनके 7 साल के बाद 7 year 7 year itch बोलते हैं. 7 year itch. Yeah. And I know, you know what, जितना मैंने अब जैसे बायोलॉजी जितना पढ़ा है वो सब, genetically and whatever, human societies, we are not inherently monogamous or polygamous. We are genetically, we have a propensity, most of us have a propensity for monogamy, but that doesn't mean, that means serial monogamy, like one person, but may not be forever, but one person at a time. Like you date someone, then it doesn't work out, you move on to someone else. So that is the most common genetically तो हमारे अंदर है. So I don't think society also, separation should not be treated as a huge taboo in any way. It's a heartbreaking thing that happens. See, ये हो रहा है, देव और राका और के बीच में हो रहा है, and sometimes it's just the best way to go forward. That is the best way to go forward. So हम like, but it's obviously, it's always hurts to, because we are sold so much of forevers, sold so much of love of a lifetime. बचपन से कोई मतलब, that is the propaganda in a way of love, कि ये जमीन हमेशा ही होता है, हमेशा ही रहा है सदा के लिए. ताजमहल एक शहंशाह ने बनवा के, हंसी ताजमहल, हमारे वो शायर ने भी लिखा था इसके ऊपर
गरीब उनकी मजाक उड़ाया हमारे मोहब्बत को, podcast, हाँ something. मोहब्बतों का उड़ाया है मजाक। तो एक तो वो भी, एंड नॉट जस्ट दैट, इवन लाइक आई थिंक इतनी मैच्योर सोसाइटी होनी चाहिए आइडियली, और कुछ हो रही जगह है, पे तो है होपफुली। हो रही है, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। और we अब तो should be okay with it, with चेंज हो रही people हैं going चीजें यार। separate ways normally. Yeah, it's not, इट्स हैपनिंग अ लॉट, should not be the इट्स that big हैपनिंग अ deal. लॉट। और Hmm. बट पता है क्या यार, ये बहुत इंडिविजुअल चीजें हैं। मतलब व्हाट वर्क्स Mhm. फॉर समबडी might not work for somebody. Some people might give it another try and then it works out, sometimes it doesn't. So it's very it's a very individual thing, जो कि आपके दोनों Yeah, की obviously मेच्योरिटी पे डिपेंड subjective. करती है। एंड यू नो इट्स, आई थिंक ठीक है यार, मतलब सोसाइटी इज सेकेंडरी आई थिंक इन चीजों में, कि संसार क्या Yeah, कहेगा should, और yeah, you समाज should क्या not कहेगा, be ये actually. बातें बाद में आती हैं, पहले आप अपना देखिए। एंड it's just heartbreaking, it's sad when you know people do that, or whenever that happens in whatever context. तो The बात वही आती है ना कि like I think that's why we value this monogamy or one forever love, because one thing that is the only thing that is certain is our impermanence in the world, कि हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा। बट एक चीज अगर कोई ऐसी है जो उतनी दिन रह सकती है जब तक आप हो, that does sound like कि यार I can have this for a lifetime. I can't have anything for a lifetime. Lifetime itself is just a lifetime. But to have something, and people find that love or साथ हो किसी का साथ में, that sounds like a great dream to have. So I think that's why it sells so much. I I think mean, it's why else also would it sell? logical. I think it's also logical in a way. Like it sells Hmm. because of a reason. And Yeah. I mean, remaining single is a choice. And I've met enough old single people in my life to believe that that also works. Yeah, But it works. the percentage of that is so meager. I would say it's almost next to negligible. I mean, I've seen way more In our society, single definitely. old bitter Yeah. people than single old happy people. Um and then one is that, and two, it's a very difficult life choice, and you need to be aware of that. I mean, you don't need to make that decision in a moment of anger or frustration with the world, or as a sort of rebellion. I think this should be a very thought after decision, uh, जो आप सोच के लेंगे, if you're okay with that lifestyle. And if you're okay, I mean, not you, if anybody is okay with that, I'm just like on board, man, totally do it, your choice. But at the same time, I think life is, वो है ना क्रिस मैकेंडलिस का, happiness is only real when shared. And I think, हाँ तो you know, yeah, you I need to mean, have वो you तो need है. to have somebody. एंड ओके, आई मीन, आप बोल सकते हैं कि एक That's कुत्ता true. भी पाल लूंगा मैं, उससे भी हो जाएगा वो, बट इट्स नॉट द सेम, मैन। I'd personally, I think uh, people are way better when they're with somebody, because it Yeah. invokes the Yeah, humanity in yeah. them. uh, वो ज़्यादा empathetic होते हैं, ज़्यादा समझते हैं चीज़ों Yeah. को, whereas अगर आप if you're just on your own, Yeah, yeah. you tend to be a little selfish, and no, nothing wrong in being selfish, but it's always Mhm. better to be empathetic and non-selfish. Happiness is only real when shared, liked, and subscribed. Please subscribe to our channel. लेकिन हमने Fred the happy, अच्छा plug था, एकदम uncalled for. लेकिन yeah, no, I totally agree with being with someone is always like, I mean, ये एक चीज उसमें भी आती है ना, when you're around someone, your image is there. Like अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो I have a sense of who I am because of you telling me who I am, in a way, you communicating to me in a certain way. That's what a good friend circle does to you. It
solidifies your identity as a person in that way कि वो आपके साथ क्या मजाक करेंगे या किस बारे में बात करेंगे. So you get reinforcements about yourself rather than when you're alone and in probably in the mirror or something. There's no one to, like, sometimes you might like that identity crisis हो जाता है. A friend of mine who went to Amsterdam, like Amsterdam, yeah, dream job, सब बढ़िया, क्या सही है. He could not deal with it. He just did not, and he was the most friendly kind of person. Basically, he had 5 friends all around, always found with friends, not interested in movies. ये सब कुछ भी करना है दोस्तों के साथ करना है नागपुर में. तो वो ऐसा बंदा जब दोस्तों से अलग, जिसका पूरी तरह आइडेंटिटी sort of was created because of the people around him, to because it's very hard for everyone. Some people might be amazing at being solo like that, but he found himself in Amsterdam, amazing place, sab kuch, found himself in depression in 6 months and had to come back. So, and now he's like all good again, better again, finally meeting like back with his people in one way. He could not make friends there, also problem. यार So वैलिडेशन जो है वो being तो alone, जो वैलिडेशन है वो तो बेसिक इमोशन बोलता हूँ मैं उसे. मतलब it's not just validation, it's just नहीं, reinforcement of your personality, who मेरे you are, not just आप validating goodness or आपको वो वैलिडेशन चाहिए होता है हर चीज का. मतलब योर योर that you exist. yeah, you're at a hillside. You are watching a beautiful sunset. You want to look on your side and say, oh, isn't that beautiful? And you want to hear, yes, it is. Yes. Or Yes. you're watching a movie in a theater and आप पिक्चर देखते देखते बोलो ओ कितना फनी था, राइट, एंड आप साथ में हंसेंगे. whereas you can do it by yourself, but it's I mean, it's not the same thing. You can't look on your side and be like, kaisa tha, yes, so depends on the kind of thing you are experiencing. Like reading a book also, like, okay, that may not be the one thing that you like, अरे ये पढ़ो उसमें that's a जाके. solitary activity, yes. और हाँ, स्टैंड अप so कॉमेडी, yeah, मतलब मैं अपने रूम में बैठ के जोक नहीं मार सकता और हंस नहीं सकता. That's the art yeah, form. मतलब that yeah, isn't complete yeah, without another person. Whereas if I yeah, want to play my guitar, I can just do it by myself and I'm quite happy. I don't need an audience yeah, for that or somebody to say कि yeah, अरे कितना अच्छा. In fact, I feel pressure when doing that with somebody. So yeah. it depends on the activity as well. But most of the activities, I mean, you want to share that experience. You want to share that joy. With a living soul Yes. at the end of the day, with Yeah. the person who's yeah, it's a beautiful sunset. अच्छा है ये, सुंदर तो है. I mean, that's my Yeah, one so grudge yeah, with just solo travel, right? I mean, I traveled solo in 2000, I don't know, 15. And my God, it was the most boring experience of my life boring. because I went to Northeast, and this is way before it was cool, and before I was using Instagram, before anyone was using Instagram like they do now. और मैं गया, मैं इतना बोर हुआ यार वहां पे, क्योंकि इतना सब कुछ सुंदर था. बर्फ पड़ रही थी, इतना सुंदर सब कुछ बढ़िया. एंड आई वाज जस्ट लाइक, मैं किसको बताऊं ये, मतलब कैसे कोई मेरे को बताए कि ये सुंदर है और मैं बोलूं हाँ सच में सुंदर है. बट लाइक देयर वाज नथिंग टू डू एंड आई जस्ट गॉट बोर्ड. आई मीन फिर मैं आ गया 5-6 दिन में बोर होके. And that was one time I decided, okay, solo traveling is way overrated. एक तो ये लोग ही अजीब है यार, इनके पता नहीं क्या कोई मतलब कैसे कर रहे हैं सोलो ट्रैवल. भाई कौन है ये लोग, कहाँ से करते हैं, नहीं, क्यों वो करते हैं? इसीलिए तो कर पाते हैं क्योंकि वो फिर व्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर वो लगातार स्टोरी डाले जा रहे हैं, तो फिर रिएक्शन आते जा रहे हैं, तो दे आर शेयरिंग इट विद अ वर्चुअल जनता, क्योंकि साथ में तो कोई है नहीं. तो इसीलिए तो आपको सोलो ट्रैवल लोग हमेशा ऐसे दिखेंगे. ऐसे चलता है ट्रैवल पूरे टाइम. ट्रैवल अगर आप किसी के साथ हो तो यू कैन कीप योर फोन ऑन द साइड, राइट, यू कैन एक्चुअली एंजॉय द मोमेंट विदाउट. एंड व्हिच आई वांट, लाइक अभी मैंने भी किया सोलो ट्रैवल, बट लाइक थैंकफुली वहां पे नेटवर्क नहीं था, तो मेरा यही होता था, दिन भर फोटोज खींचूंगा, सब कुछ करूंगा, पोस्ट करूंगा बाद में कभी जाके. तो आई वुड जस्ट टेक इन एंड या आई फेल्ट कि एक तो अकेले फोटो लेने में बड़ी प्रॉब्लम आती है. रैंडम लोगों से बात करना पड़े, भैया आप फोटो ले दोगे. तो ऑल्सो सोलो ट्रैवल का एक वो झंझट. बाकी सोलो ट्रैवल ऑब्वियसली ट्रैवल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा वो चल रहा है इस समय, तो दैट्स वन थिंग, लाइक
it's a whole propaganda in one way also. People Selling should your travel, dream but that you don't want. all kinds, and everyone should try solo travel and figure it out for yourself. Do it for yourself, figure it out. Yeah, do अरे it for आपको अच्छा yourself. I mean, अच्छी do बात it तो लगता है. once, get क्या bored, पता come back. you're that kind of a person probably. Yeah. I mean, Yeah. if you're that kind of person who makes thousands of friends on the way, like पूरी देखो अब अमेरिकन फिरंगी लोग तो घूमते रहते हैं बैकपैकिंग. कौन है इन्हें But ट्रस्ट इशू they नहीं है are, क्या लाइफ में? इनका बचपन बहुत अच्छा गया हाँ था क्या? नहीं, मतलब तो कैसे वही ट्रस्ट कर लेते हैं ये लोग? obviously when you grow up in the US in the privilege जहाँ पे आपके पास कैसे ही पैसा है, कॉलेज हो गया, अब मुझे दुनिया घूम के आऊंगा, उसके बाद मैं अपना स्टार्टअप चलाऊंगा. So that's how तभी तो they talk to everyone ना on the way, because that's how they've grown. So I mean, interacting with people all along the way does not make the solo travel that solo. I think that's what I've seen with, and something has to be said. So I'm reading this book called Guns, Germs and Steel, which talks about कि हम हर जगह, हर जो दुनिया ऐसी है तो ऐसी क्यों है, कि एशिया के लोगों ने क्यों नहीं उठ के यूरोप में हमला किया या फिर अमेरिका पे कब्जा किया. अमेरिका पे कब्जा यूरोपियन नहीं क्यों किया, यूरोपियन ही क्यों थे जो कॉलोनाइज किए पूरी दुनिया को. तो इट बेसिकली कम्स फ्रॉम द प्लेस, these like from the geography, like from the basis of the areas जहाँ पे आप हैं. तो जो civilization जहाँ पे हुई वो उस हिसाब से बढ़ी जैसा वो एरिया था. तो यूरोप में when there was not enough resources to have a very nice peaceful life. There was cold and there was other stuff. So when they came upon the idea that they can travel and find better places and probably take over the other land, which is good. Like that's why, because Asia में and India में हमारा land was, we had enough everything. All of our was खूब resources थे. हमें travel ही नहीं करना पड़ता था. किया भी, लेकिन मतलब Indian empires, they like conquered Indonesia and all those things. But we were not that घुमक्कड़ वाले, हमारे अंदर से वो genes ही नहीं निकले. हमारे यहाँ पे आपस में ही इतना कुछ था कि इंडिया में ही घूम के हम बहुत खुश थे, because we had enough inside and we were doing the journey inwards when Buddha was doing the journey inwards. उस time पे Europeans were like, let's conquer the world. So the kind of mindset that comes from, and that also goes into genetics in a one way. So we have, like, there is a European mindset. There is an Elon Musk who, अभी देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है दुनिया में, इमिनेंट डिजास्टर हो जाएगा 15-20 साल में, हमें बहुत कुछ होने वाला है. But he's still working on Mars colony, because in the immediate future I don't think it's the right thing to work on, but that's his money, that's his capability, and that's his interest and deep compulsion to have a human colony outside of planet Earth. क्यों जा रहा है, क्या जरूरत है? क्योंकि कभी भी खराब हो सकता है, कभी भी डायनासोर की तरह कुछ हम पलट सकते हैं. बट ये सोच उसको क्यों आई? इंडिया का अंबानी क्यों नहीं सोचता कि मार्स पे उसको बनाना चाहिए? It's also a lot to do with the place you grew up in, the kind of mindset you are, the kind of soch you have. So there is a European mindset about traveling and exploring a lot more, which we have like getting in like second hand, ऐसे करके मिल रहा है. And we think कि हाँ यही, this is the answer. But me and you, we realize कि हमारे लिए solo travel में उतना मजा नहीं है जितना 4 लोगों के दोस्तों के साथ जाके फिर bonfire करके या फिर जो भी. That is more enjoyable for me. And also that is our upbringing यार. मतलब हम लोग we're not an individualistic society to start with. ये हमने acquire किया है हल्के जो individual characters हैं. Even you know the level to which you and me are individualistic, that is also acquired. मतलब given हमारी परवरिश, हम शायद हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इतने individualistic नहीं हैं, जो अभी भी सोसाइटी के हिसाब से सोचते हैं. मतलब हम भी सोचते हैं सोसाइटी के हिसाब से, बट यू नो as an entire you take everyone in consensus and then you do things, and that is more or less the Indian way of doing things. और हम हल्के हल्के कर रहे हैं जैसे जैसे जनता, मतलब and that is a progression. आप सोसाइटी से इंडिविजुअल की तरफ मूव करते हैं, and unfortunately that is also why there's more depression, why there's more mental health problems, because as you move from a accumulated society to an individualistic one, you tend to be more alienated, more alone. और ये सब इसके फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं जो यूरोप में हैं या जो जापान में आ रहे हैं, क्योंकि these are highly individualistic
countries and Yeah. वहाँ पे ये हो रहा है, and then you talk about identity, then people have identity crisis, and then there's identity politics और क्या क्या नहीं होता है. तो I mean there's no right, there's no wrong, absolutely, it's just आप देखिए आपको किस चीज में सही लग रहा है. और Yeah. I believe No, we I live in believe a there great should be a time कि balance. हाँ, I believe हाँ. everything in balance, man. You know, uh, everything is good But in balance is a word. Balance is just एक word. Balance सबके लिए अपना अपना balance है वो भी. Like how much 70%, 30%, 50, 60, 50, 50, whatever. सबका अपना अपना balance everyone has to figure out for themselves, I guess. But we live in a great time that we know and we have different ways of being, possible ways of being and existing in the society with someone married, unmarried, single, polygamous, whatever. You can do whatever you want if you really feel it that way and you can try it out. Actually, हम लोग तो हैं इतने privileged कि we can try out all of these things and see for ourselves कि what works for me. Yeah, we have the access to all the information, all the different ways of being. हमारे ancestors कैसे रहते थे और अब हमारे counterparts कैसे रहते हैं पूरी दुनिया में. पहले हमें तो पता ही नहीं था ना. 100 साल पहले हमें नहीं पता था कि अब उस समय वहाँ पे क्या चल रहा है, जापान में कैसे रहते हैं लोग या नहीं रहते 200 साल पहले. थोड़ी जिज्ञासा So now की we at least know. जरूरत है जनता को, बस, और कुछ नहीं. बाकी सब तो वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, सब Possibility कुछ है. अवेलेबल है, सब कुछ मिलता है गूगल करने पे, ऑलमोस्ट सब कुछ मिलता है. छोटे ताजमहल ऑलमोस्ट क्या नहीं मिलता. काम बाकी सबके लिए डक डक गो कामू का यूज करें, ट्रांसलेशन नहीं गूगल मिल में रहा है करें. यार, गूगल किया मैंने. अच्छा नहीं मिल मतलब रहा. मैं आउटसाइडर पढ़ना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे को सिर्फ प्लेग मिल रही है हिंदी में. अच्छा, अरे प्लेग मिल रही है मेरे को हिंदी में, काफका मिल रहा है हिंदी में, और कामू का मेरे को होना तो चाहिए. द फर्स्ट मैन मिल रहा है, वो पहला आदमी, अच्छा, हिंदी में. वो नहीं पढ़ी मैंने, आउटसाइडर ही पढ़ी बस. बट अच्छी लगी मुझे कहानी, बड़ा पसंद आया. राजेंद्र यादव, प्रतिनिधि कहानियां राजेंद्र यादव जी की. वैसे इनकी फोटो देख के यू कैन समझ सकते क्या चिल फुल आदमी ऑन थे ये. कामू वो कर रहे हैं ये सिगरेट विगरेट पीते थे, कामो वाइब्स है ये. कामू वाइब्स है, पाइप के साथ. बट विद नरेंद्र जैन पाइप है, चश्मा. पाइप, नॉट जस्ट सिगरेट. नहीं, रविंद्र जैन. रविंद्र जैन चश्मा, या. ठीक है, तो आज खत्म करते हैं. बंद करी. गाइस अच्छी कहानी थी. ठीक है, कर लो यार, देख लो, मतलब बताओ क्या है, आपको अच्छा सुन लगा रहे हो होगा तो, हमारे डिस्कशन में. सुन रहे हो तो फीडबैक बताओ. दीजिए. एंड हाँ, फीडबैक दो, मतलब हम लोग क्या बकवासी कर रहे हैं कि कुछ ठीक भी बात कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं. एंड फीडबैक नहीं आता बातें है कर यार, रहे हैं. मुश्किल चर्चा. हो जाता है हाँ. कंटेंट बनाना. मुश्किल क्या है, मुझे तो मजा आता है करने में, तो मैं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दिन का ही आधा घंटा 1 घंटा निकालने में. आई लव इट. आई लव रीडिंग स्टोरीज एंड आई लव रीडिंग देम आउट टू पीपल. तो आई थिंक अगर लोगों को कहानियां सुनने में मजा आ रहा है तो शुड बी गुड. एंड या अगेन, इफ यू वांट टू जॉइन अस, हमारे साथ डिस्कस करना चाहेंगे कोई कहानी, तो आइए, बताइए हमें, मैसेज भेजिए. यू कैन राइट अबाउट इट टू अस. वी आर ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह हैं. यूट्यूब पे भी हैं, तो यहीं बस पे लिख दीजिए. गूगल कर लो यार, मिल जाएंगे. इतने इतने नॉट हाँ. सो हार्ड टू फाइंड. एनीथिंग टू डू विद हिंदी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, हम डिस्कस करने के लिए रेडी हैं. हम पढ़ने के लिए या आप आतुर रहते बताना हैं चाहते हो अच्छी कुछ चीजें तो पढ़ने के हमें लिए. बता दो, हम भी सीख लेंगे. हमें भी हाँ. कहाँ कुछ आता है तो बताओ, सीखते हैं. चलो, राइट, मिलते हैं फिर जल्दी. बाय बाय.